स्टार्ट, इसको किया जाए शुरू। देखिए, तो इसमें हम लोग बेसिकली वहीं पे थे कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या था कि हम लोग देखे थे कि अलग अलग तरह का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं इसको 4 टाइप में। तो इसमें सबसे पहला हम लोग ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में सॉरी इंस्ट्रूमेंट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो इसमें 4 टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। एक इंडिकेट करने का काम करता है, एक रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है, इंटीग्रेटिंग और नल टाइप का। इसमें हम लोग बेसिक बेसिक चीज देख लिए थे, ठीक है। जैसे कि इसका कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, इसका कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है। हालांकि यही सब बेसिक का इम्पोर्टेंस है, यही सब बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे ना कि आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसको चलिए 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो हम लोग दोपहर में पढ़े थे जो कि आगे इम्पोर्टेंट है, उसको 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होगा ना, जो भी हम लोग मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग अगर वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, या एम मीटर यूज कर रहे हैं करंट मेजर करने के लिए, तो इसमें ये 3 गो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, एक होता है इसका कंट्रोलिंग टॉर्क, और एक होता है डैम्पिंग कांस्टेंट, या फिर बोल दीजिए डैम्पिंग। हाँ, डैम्पिंग टॉर्क बोल लीजिए, ठीक है। एक इसका डैम्पिंग टॉर्क होता है, ठीक है। यानी 3 तरह का टॉर्क इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो क्या करता है ना कि टॉर्क, कि जैसे डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें हमको जो वोल्टेज या करंट मेजर करना होगा, उसको हम तो अप्लाई करेंगे ही ना। तो जो वैल्यू हमको मेजर करना है, उसको जब हम अप्लाई करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है हमारे इंस्ट्रूमेंट के स्केल पे, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि ये जो स्केल पे जो हमारा आउटपुट शो हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क यूज होता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई पॉइंटर 0 पे है, अगर इस तरीके से कोई स्केल बना हुआ है, हमारा पॉइंटर यहाँ पे 0 पे है, अगर हम 2 एम्पियर का करंट दे दें, 2 एम्पियर का करंट दे दें, तो ये क्या करेगा, ये अचानक से यहाँ से उठ के 2 एम्पियर तक पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो यहाँ पे दौड़ के पहुंचेगा, तो लेकिन पहुंच के ये इधर 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 ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करके 2 पे रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, ये जो ऑसिलेट कर रहा है ना, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑसिलेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग ये क्या बोलते हैं, डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं कि ऑसिलेट ना करे। और जैसे कि ये जो यहाँ से 2 एम्पियर तक यहाँ पहुंचा, तो जब हम यहाँ से करंट हटाएंगे, तो हटाने के बाद ये वापस भी तो आना चाहिए अपने इनिशियल पोजीशन पे। तो जब वापस इनिशियल पोजीशन पे आने आने के लिए हम लोग जिस टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, उसी को कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है ना, वो जनरली 2 तरीके का होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क में हम लोग एक तो स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क में पहला तो हम लोग स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि दूसरा हम लोग ग्रेविटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, मतलब कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा वो 2 टाइप का होगा, या तो स्प्रिंग वाला होगा या ग्रेविटी कंट्रोल का होगा, ठीक है। तो यही कहता है, जब कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग स्प्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ टी सी इक्वस टू के थीटा हो जाता है। टी सी इक्वस टू, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, टी सी इक्वस टू के थीटा, जहां पे क्या है, के जो है ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। उसी तरीके से जब हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल करते हैं, तो ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। ग्रेविटी कंट्रोल के लिए टॉर्क
कंट्रोलिंग टॉर्क का इक्वेशन होता है एम जी एल इंटू साइन थीटा। ठीक है, एम जी एल इंटू साइन थीटा। यहाँ पे एम क्या है? एम है उस इंस्ट्रूमेंट का मास। ठीक है, जी क्या है? जी है अर्थ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वही जी वाला जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है। एल जो है वो जो हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, तो जो पॉइंटर होगा ना, जो शो कर रहा होगा कि इतना करंट हुआ, ठीक है, उस पॉइंटर का लेंथ से इसको रिलेट करता है। और साइन थीटा जो यहाँ वैल्यू है, साइन थीटा ही वो वैल्यू है जो कि पॉइंटर इधर उधर या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट आपका इधर उधर मूव करेगा उसका एंगल बताने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके का चीज आया। एक तो है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग जो है, अगर हम ये स्प्रिंग को लगाते हैं और इस पे अगर हम डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, तो ये स्प्रिंग जो है ये 360 डिग्री तक घूम सकता है। ठीक है, ये जो है 360 डिग्री तक घूम सकता है। और इसमें क्या होता है, अगर हम इसका स्केल बनाना चाहें, तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बना ले एक ये, ठीक है, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे आउटपुट हम शो करते हैं, तो आउटपुट में मान के चलिए कि डिफ्लेक्शन हम देखना चाहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं। इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि यहाँ 5 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का करंट है, 15 एम्पियर का करंट है, 20 एम्पियर का करंट है, इस तरीके से। यहाँ पे थीटा पे डिफ्लेक्शन 10 डिग्री का हो रहा है, यहाँ पे 20 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री का हो रहा है, यहाँ पे 40 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है कि अगर मान के चले कि हम करंट 5 एम्पियर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री का हो गया, ठीक है, तो 10 डिग्री पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री का हो गया? 20 डिग्री का हो गया। 15 एम्पियर करंट दिए तो डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री का हो गया। 20 एम्पियर करंट दिए तो डिस्प्लेसमेंट 40 डिग्री का हो गया। यानी कि इसका जब आप ग्राफ बनाइएगा तो ये क्या बनेगा? एक लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स वाला भी फॉर्मूला है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसी से ये चीज आया है। यानी यहाँ पे कहता है कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर स्प्रिंग के द्वारा मतलब प्रदान किया जा रहा है, तो यहाँ पे स्केल जो होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर स्केल मतलब यहाँ से हम सिंपल सा एक पॉइंटर बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, इधर +1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, वोल्ट या करंट जो भी मेजर करना है, इधर में निगेटिव में आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 0 अगर रख लिए तो। ठीक है, इधर करंट बढ़ रहा है, इधर उसका निगेटिव वैल्यू मतलब पोलरिटी अगर चेंज कर दिए तब, जैसे कि डीसी का पोलरिटी होता है ना, पोलरिटी अगर सीधा है, प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से जोड़ रहे हैं, तो पॉइंटर इधर जाएगा। अगर प्लस को माइनस से माइनस को प्लस से जोड़ दे तो पॉइंटर इधर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें वही कहता है कि यहाँ पे स्केल लिनियर होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आप इस चीज को देखिए, आप ग्रेविटी कंट्रोल को अगर देखिए, तो ग्रेविटी कंट्रोल में क्या हो रहा है? ग्रेविटी कंट्रोल में ये जो है ये साइन थीटा के बराबर है। मतलब सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टीसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका साइन थीटा के। ठीक है, ये है साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब साइन थीटा के डायरेक्टली ज्यादा क्या घटा है? ओ भाई, हेल- हेलो, हाँ बोलो ना, हेलो। अरे यार, कॉल आ गया था यार। हम्म, जा रहा, आवाज जा रहा आप लोग को? हेलो। अबे यार, एमी हट ना, सामने से हट तो देख। हेलो, आवाज जा रहा है क्या? हेलो, आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन से हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे एम को देख लीजिए, तो एम जो है मास आपका कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट होगा, एल लेंथ भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है,
लेकिन एक वेरिएबल आपका यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा। तो इस पे ग्रेविटी कंट्रोल जहां पे लगाता है ना, वहां पे पूछेगा कि जहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क ग्रेविटी की वजह से लग रहा होगा, वहां पे स्केल कैसा होगा। तो स्केल हो जाएगा यहाँ पे नॉन लीनियर। ठीक है, क्योंकि ये साइन थीटा पे वेरी कर रहा है वैल्यू। ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में क्या होते रहता है, वेरी होते रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वहां पे क्या था कि वो स्प्रिंग जो था ना, स्प्रिंग जो था वो पूरा 360 डिग्री घूम सकता था, और वहां पे 0 से 360 के लिए हम लोग रीडिंग ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ साइन का वैल्यू जो है वो 0 से 90 डिग्री के लिए ही जो आता है, उसी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा स्केल होगा, वो स्केल जो होगा यहाँ पे, ये पहला बात तो कि नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, स्केल जो होगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि स्केल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो डिफ्लेक्शन का, वो 0 से 90 डिग्री का ही होगा। क्या बोल रहे हैं राजेश जी? हेलो? क्या नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? ठीक है, तो वही चीज है कि यहाँ पे स्केल नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और इसका वैल्यू जो है वो 0 से 90 डिग्री के लिए ही वैलिड होगा, अगर हम बात करें ग्रेविटी कंट्रोल की तो। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे हम लोग आइए तो डैम्पिंग कंट्रोल की बात करता है। तो डैम्पिंग कंट्रोल यहाँ पे जैसे देखिए, डैम्पिंग कंट्रोल, डैम्पिंग कंट्रोल क्लियरेंस आ गया, पेज नंबर 3 की हो गया। ठीक है, डैम्पिंग कंट्रोल। तो डैम्पिंग जो हम लोग अभी जो हम लोग बात किए, तो डैम्पिंग का हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं वो क्यों करते हैं, अभी अभी बात किए थे कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अगर कोई यहाँ से रीडिंग देता है, तो ये रीडिंग अगर 2 एम्पियर का वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो ये यहाँ से पॉइंटर चले और यहाँ पे आकर के यहीं पे एज इट इज रुक जाए, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। डैम्पिंग जो है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कंट्रोलिंग 2 तरीके का दिए, डैम्पिंग यहाँ 3 तरीके का कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एयर फ्रिक्शन। ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। दूसरा होता है आपका क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, हाँ, दूसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। और तीसरा जो होता है वो होता है ईडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, तीसरा जो हो जाता है आपका ईडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी खाली ध्यान में रखिए कि एयर फ्रिक्शन जो डैम्पिंग इस्तेमाल होता है, ठीक है, एयर फ्रिक्शन जो डैम्पिंग इस्तेमाल होता है, ये लो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लो मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, एयर फ्रिक्शन। अगर फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें तो ध्यान से देखिए, फ्लूइड का प्रकार बदल जाता है। ठीक है, फ्लूइड जो होता है हमारे पास, फ्लूइड अलग अलग तरीके का पाया जाता है। कुछ फ्लूइड जो होता है उसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। कुछ जो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कुछ जो होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ने से उस पर किसी तरह का कुछ फ्लूइड जो होता है उसमें टेम्परेचर चेंज होने से उसका विस्कोसिटी का अंतर पड़ता है। तो यहाँ पे वही कहता है कि यहाँ पे फ्लूइड जो यूज होगा ना, उसका कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, फ्लूइड का कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, फ्लूइड का कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि फ्लूइड जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसका विस्कोसिटी हाई होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसका विस्कोसिटी हाई होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर में अगर किसी तरह का बदलाव हो रहा है, बढ़ या घट रहा है, तो इससे इसके विस्कोसिटी पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि फ्लूइड को हम डैम्पिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसके कंडक्टिविटी कंडक्टिव होने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इसको क्या होना चाहिए,
इसको बैड कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, इसको जो है इसका जो है हम लोग यूज वहां पे करते हैं। हेलो, इसका हम लोग यूज वहां करते हैं जहां पे हम लोग लो इसका हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम लोग को इंस्ट्रूमेंट में लो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए होता है। ठीक है, जहां पे हम लोग को लो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, थोड़ा सा टॉर्क चाहिए होता है, वहीं पे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करें तो एडी करंट में खाली एक चीज याद रखिएगा कि जहां पे हाई मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होगा, ठीक है, हाई मैग्नेटिक फील्ड का, वहीं पे हम लोग एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डैम्पिंग में से क्वेश्चन ये पूछना तो नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि सिस्टम जो भी होता है, इनपुट और आउटपुट के तौर पे इसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, तो एक होता है किसी भी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स, कि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें इनपुट में क्या चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट क्या चेंज हो रहा है। और एक होता है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका हम लोग निकालते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन जब निकालते हैं तो इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को अलग 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 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, इस सबसे पहले को हम लोग बांटते हैं जीरो ऑर्डर में। ठीक है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर फंक्शन अगर कांस्टेंट है, अगर वैल्यू उसका कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अगर उसका ट्रांसफर फंक्शन जो आ रहा है 1/1 प्लस एस टी के फॉर्म में आ रहा है, 1 प्लस एस टी के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं रहा है भाई, हम लिख तो रहे हैं। संजीत जी, हेलो, हेलो, ये पहले बताइए कि स्क्रीन पर जो लिख रहे हो दिखाई दे रहा है आपको, लिख रहे हैं सो नहीं दिख रहा यार, बोलना चाहिए ना भाई। और हम तभी से लिख रहे हैं लिख रहे हैं। उफ, ओ, अरे यार, हम तभी से लिख रहे थे यार, तभी से लिख रहे थे। अच्छा कोई नहीं, चलिए देखते हैं क्या। हाँ, नहीं नहीं, ये वाला चीज वो पहले पढ़े थे थोड़ा सा, ये वाला चीज वो पढ़े थे शुरू में, तो थोड़ा सा वेस्ट कर रहे होंगे, बड़ी बात नहीं। हम्म, हाँ, आज दो दो को लाइट जला दिली है। उधर भी लाइट है सामने। हाँ, ना गाय लग गया, हम नहीं लगाए आज। इस पे बड़का दिक्कत यही है यार कि साला काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या। बहुत देर में खुलता है, लिखते हैं, लिखाता है साला लेट से। एक तो दोपहर से गला इतना खसखसा रहा है ना बोलते बोलते।
नहीं कर रहे हैं इसको खत्म करके ना, तो क्वेश्चन आंसर करेंगे आज इसको। ऐसे भी 2 दिन का टाइम लिए हैं इसके लिए, तो इसको कल तक खत्म कर ही देंगे। लेकिन इसमें कंटेंट ज्यादा आज नहीं पढ़ेंगे, आज खाली इंस्ट्रूमेंट टाइप ये पढ़ करके, और देखते हैं अगर हिम्मत रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। खोल ना भाई, खोल ना भाई। हाँ, सुधीर जी डाले हैं, उसमें सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कुछ कुछ चीज है जो उसमें थोड़ा सा फालतू दे दिया है। मेन तो एरर था जो सुबह में पढ़े, वो मेन था, तो उतना हम लोग अभी आपको भेज देंगे वीडियो, आप देख लीजिएगा। उससे है कि क्वेश्चन अगर मेजरमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा, तो आप ये मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उसी से रहेगा। ठीक है। हाँ, एरर से ही रहेगा, एकदम ऑब्वियस सी बात है कि रहेगा ही रहेगा। एरर से 1 से 2 क्वेश्चन तो आना एकदम तय बात है भाई। एरर से 1 2 क्वेश्चन आना तय है। चलिए, अभी तो स्क्रीन दिख रहा होगा। चलिए ठीक है। तो यही बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, क्योंकि वही डैम्पिंग का बात कर रहे थे, सिंपल वही चीज समझिए। अभी उसको फिर से उतना दोहराना तो संभव नहीं है। वैसे भी वो क्वेश्चन, वो जो सुबह वाला पीडीएफ है ना, सुबह वाला जो वीडियो है, उसमें ये सब चीज हम क्लियर किए हैं, उसको देख सकते हैं अभी। ठीक है। तो अभी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट का पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो 4 टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला था इंडिकेटिंग वाला। ठीक है। सबसे पहला था इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जनरली 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी। ठीक है। इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आएगा आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। पीएमएमसी का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट और मूविंग कॉइल। ठीक है। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होगा, ये होगा मूविंग आयरन। ठीक है। फिर से इन हो गया। अब पीडीएफ जब देखिएगा ना राजीव सर, ठीक है, तो ये देखिए इस टाइप का जो सिंगल लाइनर जो रहता है, वन लाइनर, ये सब चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग सुबह में जिक्र भी किए थे कि जैसे टाइम रिस्पॉन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो डैम्पिंग टॉर्क से ही डिसाइड होता है कि टाइम रिस्पॉन्स उसका कितना होगा। ठीक है। कि जैसे हम कोई इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट पे वो करंट शो होगा, उतना शो करेगा करंट। उसमें जो टाइम लगेगा ना, वो डैम्पिंग से ही उसका पता चलता है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में। तो इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन हमको तो देखना नहीं है, पहली बात। ठीक है। पर इसमें बस सिंपल सा याद रखिए कि परमानेंट मैग्नेट और मूविंग कॉइल बोलता है, तो इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है, और यहाँ पे हम लोग एक कॉइल लगाते हैं। ठीक है। कॉइल का कुछ यहाँ पे वाइंडिंग होता है इस तरीके से, और यही होता है हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इसी टाइप का कुछ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है ना, टीडी। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इसमें कांस्टेंट जो यूज हो रहा है, टॉर्क जो यूज हो रहा है कंट्रोलिंग, वो हम लोग का स्प्रिंग टाइप का हो रहा है। ठीक है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग टाइप का यूज होता है। ठीक है। और हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि स्प्रिंग टाइप टाइप का जब टॉर्क यूज होगा, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू जो होगा, वो के इंटू थीटा के वैल्यू के बराबर होता है। और दूसरा ये देखे कि जहाँ पे स्प्रिंग टॉर्क यूज होता है, स्प्रिंग कंट्रोल यूज होता है, वहां पे क्या होता है कि स्केल जो हमारा होता है ना, वो लीनियर होता है। ठीक है। स्केल लीनियर होगा। ठीक है। तो दो चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि थीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। अब यहाँ पे देखिए टी डी बराबर बी आई एन ए, इतना क्या लिखा है। तो बी हो गया, अगर कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है। ये वाला जो कॉइल है, कॉइल का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जिसको ए से डिनोट किया है। ये जो कॉइल है, कॉइल में कुछ तार लपेटा हुआ रहेगा, इसको नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं, यानी एन उसको डिनोट करता है। और यहाँ पे आई जो है ना, आई वो वैल्यू है जिसको कि हम इस
मशीन पे या इस डिवाइस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और इसी यही जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये वैल्यू आई का हो या वी का हो, या हम इस पे वोल्टेज प्रोवाइड करें या करंट प्रोवाइड करें, यही जो आई या वी है ना, यही हमको इसमें क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। और वही डिफ्लेक्शन हमको स्प्रिंग पे दिखेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग से होते हुए करंट जाता है, तो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होगा। स्प्रिंग स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन कैसे शो होगा, टी सी इक्वल टू के थीटा के बराबर। तो यहां से जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा करंट का, वहां से हम बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। ठीक है। क्योंकि टी डी इक्वल टू फॉर्मूला है ये बी आई एन ए, जिसमें बी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आई सिर्फ वेरिएबल है। और ये यहां से जब टॉर्क उत्पन्न हो रहा है डिफ्लेक्शन करंट या वोल्टेज के द्वारा, ठीक है, तो स्प्रिंग भी क्या लगा रहा होगा, एक उल्टा डायरेक्शन में पावर लगा रहा होगा। और ये वाला पॉइंटर जाके रुकेगा कहां पे, रुकेगा वहां पे जहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, जहां पे टी डी इक्वल टू टी सी हो जाए। तो यहां से हम लोग के पास फॉर्मूला आता है कि डिफ्लेक्शन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई के। ठीक है। तो अगर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के हो जाएगा, यानी कि स्केल यहाँ पे क्या होगा, लीनियर होगा, जो अभी हम लोग ऐसे करके ग्राफ बना करके देखे थे। ठीक है। कि जितना थीटा में चेंज उतना करंट में चेंज, जितना थीटा में चेंज उतना करंट में चेंज, तो यहाँ पे स्केल क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पे वर्क करता है। अब इसका रीजन समझिए कि डीसी पे खाली वर्क काहे कर रहा है। ठीक है। अगर मान के चलिए कि हम कोई ऐसा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ले, ठीक है, अब चूंकि ये डीसी पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव पोलरिटी के लिए ले लेते हैं वोल्टेज या करंट का वैल्यू, यहाँ पे निगेटिव पोलरिटी के लिए ले लेते हैं वोल्टेज या करंट का वैल्यू। ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एसी साइन वेव प्रोवाइड कर दें, अगर हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर दें, तो अल्टरनेटिंग करंट का जो वेव फॉर्म होगा वो यही होगा। अब देखिए क्या करेगा, जैसे यहाँ थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, थीटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के। यानी कि जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा, ये वाला पॉइंटर जो है इधर की ओर मूव करने का कोशिश करेगा। ठीक है। आगे बढ़ेगा, फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। तो जब जीरो जीरो पे आ जाएगा, तो यही पॉइंटर वापस घूम करके कहा, जीरो पे आ जाएगा। फिर ये माइनस में चला जाएगा, यानी कि अब ये निगेटिव वोल्टेज शो करने लगेगा। फिर ये जीरो तक आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से अगला साइकिल स्टार्ट होगा। यानी पॉइंटर जो है ऐसे 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 क्या होते रहेगा, घूमते रह जाएगा। ठीक है। पॉइंटर जो है वो इस तरीके से क्या करते रह जाएगा, ऑसिलेशन करते रह जाएगा। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि कोई अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पे अगर हम एसी वेव फॉर्म प्रोवाइड कर दें, अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर दें, तो इसका जो पॉइंटर है, पॉइंटर किस तरीके से बिहेव करेगा, तो पॉइंटर जो है वो जीरो वैल्यू के थ्रू क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है। जीरो वैल्यू के थ्रू क्या करेगा, ऑसिलेट करते रहेगा। ठीक है। यही है इसका पूरा कहानी। ठीक है। अब इसी से क्या है ना कि कुछ एडवांटेज इसका निकल के आता है और कुछ डिसएडवांटेज निकल के आता है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हम लोग पढ़े हैं, बस उसी में छिपा हुआ है सारा चीज। जितना चीज अभी पढ़े पढ़े ना, उसी में सारा का सारा एडवांटेज इसका छिपा हुआ है। एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इसका स्केल जो होगा वो लीनियर होगा। ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा इसका कि इसका स्केल लीनियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या हो जाएगा इसका, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा कि इसका टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। इसका टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, टी और, ठीक है, टॉर्क और वेट का एक रेशियो होता है। ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो क्या कहता है कि टॉर्क टू वेट रेशियो जो होता है ना, यही सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है। ठीक है। तो एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम बात करें, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। मतलब ये हाई सेंसिटिविटी वाला डिवाइस है। ठीक है।
इसका हाई सेंसिटिविटी कहने का मतलब कि थोड़ा सा भी करंट का वैल्यू अगर आप प्रोवाइड कीजिएगा तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग आउटपुट देने का कोशिश करेगा ये। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या होता है, क्वाइल होता है। मैग्नेट जो होता है, परमानेंट मैग्नेट जो होता है, उसको कोई उठा के नहीं रखता है। ठीक है, वेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका रहता है, क्वाइल का इस पे लोड रहता है। तो क्या होता है, वेट जो है क्वाइल का वो रिस्पेक्टिवली क्या होता है, कंपेरेटिवली कम होता है। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट टॉर्क पे कह लीजिए या अधिक टॉर्क अगर लग रहा है, उस पे अगर वेट अगर कम लग रहा है, तो इसका ऑल ओवर वैल्यू जो है टॉर्क टू वेट रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर टॉर्क टू वेट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका सेंसिटिविटी जो है इस डिवाइस का हाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, और प्रॉपर्टी क्या है इसका, कि इसमें हिस्टेरिसिस बहुत कम होता है। हिस्टेरिसिस एरर जो होता है, हिस्टेरिसिस एरर क्या होता है, हिस्टेरिसिस एरर सुबह में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी एक इनपुट के लिए ही कोई इंस्ट्रूमेंट जो है या कोई पॉइंटर जो है, करंट हम एक ही को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस करंट के लिए एक बार इन आउटपुट ये वाला प्रोवाइड करे तो एक बार आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड करे। मतलब सेम इनपुट के लिए अगर दो आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, हिस्टेरिसिस एरर। ठीक है, ओ भाई साहब, क्या हो गया, चलिए, ठीक है, ये हो गया। इसका डिसएडवांटेज सिंपल सा क्या है, इसका डिसएडवांटेज सिर्फ यही रहता है कि ये जो पीएमएमसी वाला जो डिवाइस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डीसी पे ही काम करेगा, एसी पे काम करेगा नहीं। ठीक है, तो इसका ओनली डिसएडवांटेज वही है। अब दूसरा देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन अगर हम देखना चाहें, तो इसका एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन का मतलब हमको इसका यूज कहाँ करते हैं, तो यूज हम इसका दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इससे एमीटर बना सकते हैं, और दूसरा इससे हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो जब एमीटर बनाएंगे तो क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब हम इसका वोल्ट मीटर बनाएंगे तो ये वोल्टेज मेजर करेगा। लेकिन इसके लिए एक चीज और समझिए, जो कि क्वेश्चन एज इट इज पूछ सकता है। एक टर्म आता है इसमें, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, एक टर्म आता है, एक रजिस्टर रजिस्टर का यूज करते हैं, उस रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या है ये समझ लीजिए थोड़ा सा। ये कोई पीएमएमसी डिवाइस है। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, क्वाइल लगा हुआ है, इसमें कुछ क्वाइल लगा हुआ है। ठीक है, इस क्वाइल का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस क्वाइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी यहां से जो करंट आ रहा होगा आई, ठीक है, अगर यहां से कोई करंट आ रहा होगा आई, ठीक है, तो इस करंट के इस करंट के सॉरी इस करंट के लिए, ये जो करंट इसमें पास होगा, तो ये करंट जो है इसके क्वाइल के रेजिस्टेंस आर के साथ मिलकर के एक हीट जनरेट करेगा, जो कि आई स्क्वायर आर के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ये आई स्क्वायर आर पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, V इंटू आई मिल करके, या उसी को हम रेजिस्टेंस और करंट के फॉर्म में लिखे, तो आई स्क्वायर आर क्या करेगा, एक पावर जनरेट करेगा, एक हीट जनरेट करेगा। ठीक है, रजिस्टर जो है वो क्या करता है, हीट जनरेट करता है, हीट का वैल्यू आई स्क्वायर आर होगा। अब आप मान के चलिए कि आई जो है यहाँ पे वो क्या है, पावर टू चल रहा है, मतलब कि ये प्रोपोर्शनलिटी में स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। यानी कि करंट का वैल्यू आप डबल कीजिएगा, अगर करंट का वैल्यू डबल कीजिएगा तो पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। करंट का वैल्यू तीन तीन गुना कीजिएगा तो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, पावर, या कह लीजिए कि आप टेम्परेचर, या कह लीजिए इसमें हीट। ठीक है, यानी कि ये प्रोपोर्शनलिटी में स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रहा है, नॉन लीनियर फॉर्म में बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर अच्छा, अब इससे घाटा क्या है, घाटा ये है कि अगर मान के चलिए हम यहाँ से 1 एम्पियर करंट बहा रहे थे, 1 एम्पियर करंट जा रहा था, तो यहाँ पे जो टोटल पावर था
वो आर था। आई स्क्वायर आर, आर आई का वैल्यू क्या था, 1 है, यानी कि इतना वाट, आर वाट के बराबर। ठीक है, आर वाट के बराबर। अगर 1 एम्पियर की जगह हम 10 एम्पियर करंट भेज दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 आर हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया, पावर 100 गुना बढ़ गया भाई। अगर पावर 100 गुना बढ़ गया यानी हीट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक देसी जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, देसी जुगाड़ जो है ना, उसी का नाम है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। इसमें हम क्या कर देते हैं, बस एक मिनट, इसमें क्या कर देते हैं कि यहां से हम एक ऐसे करके एक रजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, एक रजिस्टर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, और इसका वैल्यू हम रखते हैं बहुत कम। ठीक है, तो हेलो, हेलो बोलो। हाँ हाँ भाई, हम कॉल करते थोड़ा, क्लास चल रहा है पीयूष, ठीक है, क्लास करके कॉल करते हैं। हेलो, हेलो, आवाज जा रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, ठीक है, आ रहा है, स्क्रीन स्क्रीन आ रहा है अभी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। जैसे कि इसमें अगर पहले 10 एम्पियर करंट जा रहा था, 10 एम्पियर का करंट हम भेज रहे थे, तो 10 एम्पियर का करंट पूरा का पूरा कहाँ चला जा रहा था, इसी पीएमएमसी में चला जा रहा था। लेकिन अभी 10 एम्पियर में यहाँ मान के चलिए कि 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ 8 एम्पियर करंट हम भेज दिए। और ये जो स्वैम्पिंग रजिस्टर हम लोग यूज करेंगे ना, इसको इस तरीके का रजिस्टर रखेंगे जिस पे टेम्परेचर का ज्यादा प्रभाव ना पड़े। मतलब कि अगर इस पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी बढ़े, तो इसका रेजिस्टेंस के वैल्यू में किसी तरह का कोई अंतर ना पड़े। और दूसरा क्या है कि ये ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर सके, विथ होल्ड कर सके। तो इसके लिए जो है ना, इसके लिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की जगह पे शायद हमको याद नहीं आ रहा है अभी, शायद लिखे भी नहीं, हम भूल गए। यहाँ पे स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के जगह पे ना, हम लोग मैग्नीन का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक ना। हमको जहां तक रिकॉल कर पा रहे हैं, मैग्नीन ही था शायद। ठीक है, तो इस स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की जगह पे हम लोग मैग्नीन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे 10 एम्पियर अगर हम भेज रहे हैं, और 10 एम्पियर में 8 एम्पियर स्वयं, क्या भैया? हाँ हाँ, उस वही वही वही, उसी उसी पे आ रहा है, उसी पे आ रहा है। ठीक है, ये 10, देखिए ना भाई, उसी पे तो आ रहा है ना। इसका हम लोग कैलिब्रेशन कर रहे हैं। 10 एम्पियर करंट हम यहाँ पे भेजे हैं, यहाँ पे जा रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 8 एम्पियर। ये वाला काम हम इसलिए किए, ये वाला काम हम इसलिए किए कि अगर ज्यादा करंट रहे तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ रहे। लेकिन हमको मेजर भी करना है 10 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे धोखाबाजी। ठीक है, कि हम मेजर करेंगे वैल्यू को, ठीक है, एक डाटा चार्ट पे, और यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि यहाँ पे सारा चीज लीनियर है, लिनियरिटी जो है ना इसका किससे, आपका टॉर्क से डिनोट हो रहा है, किससे, इसके लीनियर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 एम्पियर डालेंगे, यहाँ पे करंट को मेजर करेंगे 2 एम्पियर। फिर हम 12 एम्पियर डालेंगे, करंट मान के चलिए 2.5 एम्पियर। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे, और हम क्या करेंगे कि जहां पे 2 एम्पियर वैल्यू आ रहा है,
वहां पे स्केल जब बनाएंगे तो वहां पे हम लिखेंगे 10 एम्पियर। इसमें करंट हम मेजर करेंगे 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम कैलिब्रेशन करेंगे तो उसी 2 एम्पियर के बदले में हम लिख देंगे कि यहाँ पे जा रहा है जो करंट, ये 10 एम्पियर जाएगा। जब 2.5 आएगा तो लिख देंगे कि यहाँ पे 15 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। इससे क्या हो गया कि हमारा जो करंट यहाँ दे रहे हैं, हम इसी का वैल्यू नाप ले रहे हैं, ठीक है। और पीएमएमसी को खराब होने से बचा ले रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया जी? हाँ, कंक्लूजन इससे ये निकला कि अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, हाई करंट पे मेजर करना है, मतलब करंट ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो उसको टेम्परेचर इफेक्ट से बचाने के लिए जिस रजिस्टर का हम लोग यूज करते हैं, उस रजिस्टर का नाम है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे ई बता दिए तब भुलाइएगा नहीं ना जी। वो चीजवा है कि वैसन वैसन कितना याद रखिएगा, एगो सब्जेक्ट है, 10 गो सब्जेक्ट है, 10 में कितना वैसन वैसन टॉपिक याद रहेगा। अब ये जो बता दिए कहीं जेबिया ना फुल होते भैया। जेबिया वो जितना के है ना, उतना फुल कर ही ना पाऊँ, उतना फुल कर ले तो समझी था कागज बन जाऊँ, ठीक है। देखिए, अब इसमें क्या है ना कि इसको हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, सॉरी, ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का है, ठीक है। हाँ देखिए, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब पीए हाँ मैग्नीन का, ठीक है। पीएमएमसी जो है ना, पीएमएमसी को हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक कर लेते हैं पीएमएमसी एमीटर की तरह, और एक वो कर लेते हैं पीएमएमसी वोल्ट मीटर की तरह। तो एमीटर की तरह जब इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, इसमें इंटर किए करंट, ठीक है, ठीक है, और बीच में लगा दिए पीएमएमसी। यहाँ पे वैल्यू बता दिया कि कितना करंट हुआ। अगर वोल्ट मीटर की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिवाइस लगा हुआ है जिसको मेजर करना है, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया पीएमएमसी, ये बता दिया कि इसके बीच का वोल्टेज कितना है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि इसका रेंज का एक्सटेंशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो रेंज का एक्सटेंशन भी जो है ना, वो सिंपल सर्किट थ्योरी का ही काम है। इसमें कहता है कि अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको रेंज बढ़ाना है, जैसे कि अभी जो हम काम बताएं आपको, पूरा जो सर्किट बताएं, उससे आप एक कंक्लूजन तो जरूर निकाले होंगे कि अगर ये पीएमएमसी है और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो यहाँ से हम करंट का वैल्यू जब उस समय मैक्सिमम 10 भेज पा रहे थे, तो अब जब हम करंट को कुछ इधर से भेज दे रहे हैं, तो इस 10 के जगह पे हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 20 एम्पियर का करंट भी भेज सकते हैं। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वही वाला सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है जब पीएमएमसी को एज ए एमीटर में हम लोग रेंज का एक्सटेंशन करते हैं। अगर हमको 10 एम्पियर के जगह पे 20 एम्पियर वैल्यू को मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल पीएमएमसी के शंट में एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। और लॉजिक, तो लॉजिक वही वाला जो भी आप पीछे इस्तेमाल किए, ठीक है। अच्छा, तो यहां से क्या हो गया, ये शंट रेजिस्टेंस हो गया, आरएसएच हो गया। तो यहां से पूछ सकता है कि भाई बताइए कि बताइए कि यहाँ पे आरएसएच का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो आरएसएच का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। एक ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पीएमएमसी, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आरएसएच का फॉर्मूला सिंपल हो जाता है कि जो रजिस्टर सर्किट में पहले से था, ठीक है, बटा M-1, ठीक है, यही हो जाएगा रजिस्टर का वैल्यू। यहाँ पे M क्या है, ठीक है, यहाँ पे M क्या है, ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए, Rm जो हम लिख रहे हैं, Rm जो लिख रहे हैं, ये पीएमएमसी का रेजिस्टेंस है जो पहले से था। आरएसएच जो है, ये शंट रेजिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसका वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे एम जो है वो एक्सटेंशन फैक्टर होता है, ठीक है। एम को हम लोग एक्सटेंशन फैक्टर बोल सकते हैं। ये एक्सटेंशन फैक्टर जो होता है, एम का वैल्यू
हाँ ठीक है। एम का जो वैल्यू होता है, जो वैल्यू को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो वैल्यू को हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, और बटा में जो वैल्यू पहले से उसका मैक्सिमम कैपेसिटी था, इसी का रेशियो जो होता है ना, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। मतलब अभी जो हम एग्जांपल दिए, उसमें पहले 10 था, 10 एम्पियर का करंट हम भेजा रहे थे, लेकिन अब हमको नया वाला में 20 भेजना था। तो यहाँ पे एम का वैल्यू जो हो जाएगा, फैक्टर का वैल्यू, ये 20/10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या कर लेते हैं। अब देखिए, यही संट में मैग्नीन लगाते हैं। मैग्नीन का ये वाला चीज याद रखिएगा भाई, एकदम पूछ देता है कभी कभी। हालांकि जेई में तो नहीं पूछना चाहिए, कुछ कुछ टेक्नीशियन वगैरह में पूछ देता है कि इसमें कॉपर, मैग्नीन और निकेल का क्या कंपोजिशन होता है। तो 86 12 2 का कंपोजिशन होता है। क्योंकि ये हमको तो नहीं पता है, कि हम खुद नहीं देखे हैं, पर एगो वीडियो लेक्चर में वही बता रहा था कि ये जो है ना, इस तरीके का क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, क्लियर है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर ऑलवेज जीरो, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब देखिए वोल्ट मीटर जो है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर में भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वोल्ट मीटर में भी क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर इसका रेंज एक्सटेंशन करना है, तो ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। ठीक है, ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, इसका कुछ रेजिस्टेंस आर एम है। हमको क्या करना है, इस पे वोल्टेज अप्लाई करना है, वोल्टेज बढ़ाना है। तो वोल्टेज जो है हम लोग समझाओ संजीत सर। हाँ, वो तो वो तो बतलते ना, वो तो शुरू में सीरीज कहलाते, शुरू में सीरीज कहलाते। ठीक। कौन सीरीज, एमीटर के। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछबा ना, तो जाके न पटी है, नली के पानी जमा होगा है, तने सुन होते ही गड्ढा ओकरा में जाके कूद जेबे, ठीक ना। काहे थती कि पैरेलल में कहा ना लगा हुआ है एमीटर के हम। एमीटर बोल रहा है, एमीटर को पैरेलल में कहा नहीं लगाते हैं। तो वही वो तो पूछ रहा है ना, वही पूछ रहा हूँ। बताइयो सुरेश सर के रह दियो। भाई देखिए सिंपल चीज है। आवाज को कर रहा है यार। चलो। अभी सही पकड़े हैं, अभी सही पकड़े हैं। और एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, आइडियली जीरो होता है, ये भी देख लीजिएगा। हम्म ये है। चलिए, यही पे है वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर हमको किसी भी चीज का अगर वोल्टेज मेजर करना है, तो इसको ऐसे हम पैरेलल में लगा देंगे, इसके बीच का वोल्टेज पता चल जाएगा। लेकिन अगर वोल्टेज का एक्सटेंशन करना होगा हमको, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले ये क्या था ना, पहले था कि ये 10 वोल्ट को मेजर कर सकता था। अभी हमको चाहिए कि नहीं, इसका रेंज जो है हम बढ़ा दे, 20 वोल्ट कर दें। तो 20 वोल्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सीरीज में क्या कर देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक रेजिस्टेंस लगा दिए। तो अब हम लोग अगर 20 वोल्ट देंगे, तो इस पे मैक्सिमम हम ऐसा यहाँ पे रजिस्टर का जो वैल्यू लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे कि मैक्सिमम इसके अक्रॉस 10 से वोल्ट जाए, बाकी जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस पे चला जाए। ठीक है। तो
अगर हमको वोल्टमीटर का रेंज एक्सटेंशन करना होगा तो क्या करेंगे, सीरीज में रजिस्टर को लगा देंगे। ठीक है, और सीरीज में जब रजिस्टर को लगा देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, सीरीज रजिस्टर का जो वैल्यू आएगा, कि कितना वैल्यू का सीरीज का रजिस्टर लगाएंगे, तो आर एस ई का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, जो मीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें फैक्टर से -1 करके ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इस रजिस्टर सीरीज रजिस्टर का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे एम एम का वैल्यू कैसे आएगा, तो एम का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे, वहां पे क्या था, एम का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या किए थे, आई एक्सटेंडेड बटा आई। यहाँ पे आई का वैल्यू निकालने के लिए एम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1 प्लस सीरीज रेजिस्टेंस अपॉन कॉइल का रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से एम का वैल्यू हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, ई चीज वो कहा लिखा है? कहाँ पे? ऊपर नीचे? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, ये तो उसी का वैल्यू को खाली, हाँ इसी को वैल्यू को खाली लिख दिया है। और एम का वैल्यू वही एक्सटेंडेड वैल्यू बटा इनिशियल वैल्यू होगा, है ना? हाँ हाँ, जो पहले का, तो यहाँ पे करंट के जगह पे खाली क्या हो जाएगा, वी एक्सटेंडेड हो जाएगा। हाँ, वी एक्सटेंडेड हो जाएगा बटा वी हो जाएगा। जानते हैं, एक्चुअल में ये दिमागवा हमारा शुरू में काम किया था। हमको लगा ये साला लिखा है तो फॉर्मूला गलत नहीं है लिखा होगा, लेकिन यही हम ध्यान नहीं दिए कि इसी को एक्सटेंड करके लिखा है। चलिए। क्या करूँ, हो जाए कभी कभी। ठीक है, उसी से यहाँ पे क्या है, सेंसिटिविटी निकाला है कि जो एनहेंस्ड वोल्टेज वोल्ट मीटर होता है, इसका सेंसिटिविटी क्या होता है, इतना डीप में जाके कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्ट मीटर का, यह इनफाइनाइट होता है। इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिए, इसे कहिएगा तो प्रूफ कर देंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इतना नहीं आसान पूछेगा भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। कह रहे थे कि यही कह रहे थे कि यही पूछ तो कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। बस, इतना बात समझो। हाँ, ला फंस गला आऊ का तू। जहाँ फंसावल चाहिए था तू वहां फंस गला आऊ का। का पूछ ला तो दहु जवाब। पास, पास हो गला। चला, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
तो जैसे उसमें टॉर्क का डिफ्लेक्शन क्या बोल रहे हैं यार, जैसे उसमें टॉर्क का ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो वैल्यू होता है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो होता था वैल्यू, ठीक है, उसमें हम लोग डायरेक्ट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग, हाँ हाँ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये लिखा नहीं था का? हाँ शायद हम बोले भी नहीं, गलती हो गया हमसे, नहीं लिखा हुआ था। इसमें भी हम नहीं लिखे, नहीं नहीं इसमें तो लिखे थे यार, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस। और पीएमएमसी में कहाँ लिखे भाई, 4 नंबर पेज कहाँ गया? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। हाँ? अरे भाई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो रूल है ना, जो लॉ है, वो फैराडे के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जो लॉ जो दिया गया है ना, वो फैराडे के द्वारा ही दिया गया है। उसी में एक पॉइंट बताया था लेंज, ठीक है, जिसमें कि इंडक्टर का प्रॉपर्टी, हाँ वही लेंज लॉ, जिसमें हम बोलते हैं कि जिस काउज से वो जनरेट हो रहा है उसी काउज को अपोज करता है, ठीक है, वो लेंज लॉ। चलिए, हाँ, चलिए चलो ता ना, चलिए हम आ गए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो है ना, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग अगेन देखने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस चेंज जो होता है, सेल्फ इंडक्टेंस में जो चेंज होता है कॉइल के, उसी पे ये डिपेंड करता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अगर पूछ सकता है कि कितना टाइप होता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये 2 टाइप का होता है। एक अट्रैक्शन टाइप होता है और एक रिपल्सन टाइप होता है। अट्रैक्शन टाइप में क्या होता है कि जो डिस्क रहता है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और दूसरा जो है रिपल्सन में, जो डिस्क होता है वो डिफ्लेक्ट होता है। तो अगर ये अट्रैक्ट होगा तो यहाँ से हम पॉइंटर लगा देंगे, तो पॉइंटर भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। अगर ये रिपेल होगा, यहाँ से हम पॉइंटर लगा देंगे, पॉइंटर भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। और जिस वैल्यू से डिफ्लेक्ट होगा, जिस वैल्यू से अट्रैक्ट होगा, उसी वैल्यू को हम मेजर कर लेंगे, वहीं से हमारा इंस्ट्रूमेंट बन के निकल के आता है, ठीक है। चलिए, इसका अगर फॉर्मूला हम देखें, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इसमें फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कि आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टीडी जो है, टीडी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के स्क्वायर के। और इसमें थीटा में जो डिफ्लेक्शन होगा, सॉरी पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन होगा थीटा, ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग रखेंगे। तो ई जो वैल्यू जो होगा ना, टी डी इक्वल टू टी सी जब करेंगे, तो यहाँ से थीटा भी जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, आई स्क्वायर के। अगर थीटा और आई स्क्वायर के लिए आप बनाने की कोशिश कीजिएगा ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे थीटा में डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू आई स्क्वायर आ रहा है, सॉरी इनपुट दे रहे हैं ना जी, ठीक है। 10 डिग्री के लिए, 10 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए, 20 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए, 30 डिग्री के लिए, 40 डिग्री के लिए। यहाँ पे एक हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ बनेगा, तीसरा पॉइंट यहाँ बनेगा, चौथा पॉइंट यहाँ बनेगा। तो अगर स्केल आप बनाते हैं, तो स्केल देखिए ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यानी स्केल जो है ना, उसमें जो लीनियर बन रहा था, इसमें लीनियर ना होकर के कुछ इसमें डिफ्लेक्शन होगा स्केल में। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे स्केल जो आएगा इसका, वो नॉन लीनियर स्केल बनेगा। और जब नॉन लीनियर स्केल बनेगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया।
कि पीएमएमसी में हम लोग क्या कर रहे थे, स्केल लीनियर बना रहे थे, इसमें नॉन लीनियर बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यही चीज लिखा है, एम आई टाइप स्केल फॉलो स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ क्यों? क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसका अगर और क्या बचा इसमें, हो गया ये हो गया ये हो गया, डिफ्लेक्शन, मूविंग आयरन, एडवांटेज देखिए। ठीक है, एडवांटेज जो है इसका, ये डीसी और एसी दोनों पे वर्क कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब आई स्क्वायर होगा तो हम कोई सिग्नल लेंगे, अगर ये मान के चलिए करंट का ग्राफ है, ये मान के चलिए कि वोल्टेज का ग्राफ है, और जब इस ग्राफ का हम स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर भी जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये वैल्यू जो है ना वो ऐसा आ जाएगा, हमारे पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो हर हर एक इंस्टेंट के लिए एक आरएमएस वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा। इसका आई आरएमएस जो है वो हमको मिल जाएगा, इसका आई एवरेज जो हमको 0 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एसी और डीसी दोनों वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है आउटपुट जो होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क का, ये आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी लो हिस्टेरिसिस यूज होगा, क्योंकि और ये जो है यूज ओनली फॉर पावर फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, पावर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज होता है। एमआई टाइप जो होता है ना, मूविंग आयरन टाइप में वाट मीटर आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एमआई टाइप में वाट मीटर नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एमआई टाइप का एमीटर जो होता है, कंडीशन टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, एमआई टाइप एमीटर जो होता है ना, क्या बोल रहे हैं? हाँ, कंडीशन टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, पता नहीं क्या बोल रहा है, देख लीजिएगा, एग्जैक्ट हम पीडीएफ फॉलो नहीं किए हैं। ठीक है, इसमें हाँ, इसमें कहता है, ओ सॉरी सॉरी, हाँ याद आ, ठीक है ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि फ्रीक्वेंसी की वजह से कुछ कुछ एरर आता है। ठीक है, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट अगर का हम को अगर एमीटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ एरर आ जाता है ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ एरर आ जाता है। तो उस एरर को अगर हमको एलिमिनेट करना है तो उसके लिए एक कंडीशन होता है। ठीक है, कि इंडक्टेंस का वैल्यू ऑफ आपका मशीन या फिर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस उस क्वाइल का इंडक्टेंस बटा क्वाइल का रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू को आपको इक्वल रखना पड़ता है प्रोपोर्शनलिटी में। ठीक है, एक शंट क्वाइल लगता है, उस शंट क्वाइल के इंडक्टेंस और शंट क्वाइल के रेजिस्टेंस के वैल्यू का जो रेशियो होगा इस क्वाइल के रेशियो के बराबर होना चाहिए, अगर एम मीटर की तरह यूज कर रहे हैं तब। ठीक है, एम आई टाइप वोल्ट मीटर जो होता है ना, इसको अगर आप फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो ये एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा करके, ठीक है, इस तरीके से एम आई के साथ, मूविंग आयरन के साथ, और इसका वैल्यू को आप इतना प्रोवाइड कीजिएगा, एल एम अपॉन आर एस सी का स्क्वायर जो होगा 0.41 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना कैपेसिटेंस का वैल्यू रखिएगा अगर यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ना वोल्ट मीटर जो होगा फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और कंडीशन ऑफ लिनियरिटी बोलता है कि अगर आपको लीनियर स्केल चाहिए, ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से अगर आपको लीनियर स्केल चाहिए तो थीटा डीएल अपॉन डी थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है, इसको आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज बिल्कुल याद। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसका डिसएडवांटेज में आइए। डिसएडवांटेज वही है, स्केल इसका नॉन यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से इसका ऑपरेटिंग फील्ड कमजोर होता है। ठीक है, इसका टॉर्क टू वेट रेशियो लेस होता है, और अगर टॉर्क टू वेट रेशियो लेस होगा
तो इसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी गिर जाएगा। ठीक है, वही चीज है, लेसर देन पीएमएमसी। इट हैज हिस्टेरिसिस एरर ड्यू टू आयरन डिस्क फ्रीक्वेंसी। अभी अभी बात किए थे कि यहाँ पे क्या होता है कि एक डिस्क होता है, डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में आएगा और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है ना कि एक हिस्टेरिसिस एरर आ जाता है इसमें। ठीक है, हिस्टेरिसिस एक्चुअल में क्या होता है, ये चीज हम लोग अगर मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ लेते तो और ज्यादा क्लियर हो जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, कि जो मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से पास कर पाता है, उसमें अगर एक बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाता है तो वापस से वो मैग्नेट का प्रॉपर्टी बिल्कुल जीरो तक नहीं जा पाता है, जिसके वजह से जब अगला बार उस पर मैग्नेट का प्रॉपर्टी भरने का कोशिश करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो जहां तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें है उसी के ऊपर से वो बढ़ने का कोशिश करता है। ठीक है, ये चीज हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, अच्छा इसका एप्लीकेशन भी देख लीजिए, एप्लीकेशन वही है। एप्लीकेशन इसका एज ए एमीटर और एज ए वोल्ट मीटर हो सकता है। ठीक है, एमआई का। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईडीएम बोलते हैं। इसका जो अगर आप देखिएगा करंट और वोल्टेज के लिए, ठीक है, तो इसका टॉर्क का इक्वेशन इसका भी आई स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि यहां से ये भी क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया इसका स्केल। ठीक है, ये जो है एसी प्लस डीसी, नॉन यूनिफॉर्म एसी डीसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका वैल्यू अगर टॉर्क का देखिएगा तो ये है, कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी दो कॉइल होता है। ठीक है, एगो फिक्स कॉइल होता है, एगो मूविंग कॉइल होता है। फिक्स कॉइल को दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, फिक्स कॉइल को दो भाग में हम लोग बांट देते हैं, एगो यहाँ पे लगाते हैं मूविंग कॉइल, और वही फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल पे क्या है, करंट का वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसी से टॉर्क का डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, स्केल डज नॉट फॉलो, क्या लिखा है भाई, स्क्वायर लॉ फॉर, is that electrostatic, 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 electrostatic because loss power consumption, ठीक है, free from hysteresis can't be used। अब देखिए, छोड़ दीजिए क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है इसमें, छोड़ दीजिए, हम इसका नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद से जो पढ़े हैं उसका आपको बता देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट सिंपल याद रखिए कि ये जो है ना, ये हाई वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो है ये हाई वोल्टेज, अच्छा ठीक है, ये जो है, ठीक है ठीक, आप लोग हैं ना भाई, हाँ सुधीर जी भी हैं, ठीक है। अच्छा तब पूछिए आप, इतना जल्दी कैसे जी सुधीर संजीव जी, हम पूछाइए कि हम अभी ना ही। ठीक है, इसका यूज जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है ना, सबसे पहले तो समझिए कि हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग एमीटर की तरह नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग एमीटर के तौर पे नहीं करते हैं, याद रखिएगा। चारों जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें यही मात्र एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग एमीटर के जैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकता है। एप्लीकेशन देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो डायनेमोमीटर होता है, इसका सबसे बड़ा एक और खासियत है कि जितना भी हम लोग अभी तक इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं ना, या फिर कह लीजिए कि जितना भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें सबसे लीस्ट पावर ये कंजम्पशन करता है। ठीक है, लीस्ट पावर कंजम्पशन करता है, यानी कि सबसे कम करता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट।
और उसके बाद अगर किसी का नाम आएगा तो वो पीएमएमसी का आएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा में आएगा तो वहां पे मूविंग आयरन जो होता है वो ज्यादा पावर कंजम्पशन करता है, ठीक है। इसका यूज, इसको हटाइए, ठीक है। एडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग किस में करते हैं? कुछ गलत बता रहा भाई। इलेक्ट्रोडायनामो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, देखिए एगो डिवाइस होता है, ये है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रो स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टी आई से, ठीक है। कंफ्यूजन हो गया इसके नाम से। ये है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये जो अभी हम प्रॉपर्टी बताएं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एज अ वोल्ट मीटर यूज होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग एज अ एमीटर नहीं करते हैं, और हाई वोल्टेज एप्लीकेशन पे इसका इस्तेमाल होता है। बाद बाकी ये जो चीज लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर जो है ना, ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी पे काम करता है, ठीक है। और इसको वोल्ट मीटर, एम मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सारे तरीके के एप्लीकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एडीएम का भी क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, ठीक है। और लो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसका, ठीक है, लो टॉर्क टू रेट वेट रेशियो होता है, ठीक है। और लो टॉर्क टू वेट रेशियो अगर होगा तो इसका सेंसिटिविटी कम होगा। और एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं उसमें सबसे कम सेंसिटिविटी जो होता है वो इसी का होता है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था, देखिए, अरे यार चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था हाई वोल्टेज के लिए यूज हो रहा था, ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए यूज हो रहा था, एमीटर के लिए के तरह नहीं यूज हो रहा था, लीस्ट पावर कंजम्पशन कर रहा था। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर जो है, ठीक है, ये क्या है? इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म है और ये लोएस्ट इसका सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इसके इसमें है, ये है आपका थर्मल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रोथर्मिक। इसमें दो तरीके का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोथर्मिक, ठीक है। एक एक यहाँ पे हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और दूसरा जो है हम लोग थर्मोकपल का यूज करते हैं, थर्मो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का सिंपल सा लॉजिक क्या है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है ना, उसमें क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में अगर कोई करंट हम प्रोवाइड करेंगे उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आई स्क्वायर आर का लॉस होगा। आई स्क्वायर आर जो है, ये लॉस जो है, ये क्या करता है? हीट जनरेट करता है। हीट से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर से क्या होगा कि टेम्परेचर से क्या होगा कि जो वायर का लेंथ होगा इसका, ठीक है, जैसे कोई वायर अगर यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस वायर में क्या आएगा, एक इस तरह से इफेक्ट आएगा, और ये वायर का लेंथ जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ हम लोग को दिखेगा। इसी इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्लगिस, स्लगिस टाइप, इसका एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है।
तो स्लगिश टाइप जो एक्सटेंशन हो जाता है, इसके वजह से जितना एक्सटेंशन इसमें होता है, ये एक्चुअल में हो रहा है आई स्क्वायर के चलते। करंट में जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उस वैल्यू के चलते हो रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ जितना भी स्लगिश रिस्पॉन्स ये देगा वायर, उसके अनुसार इसको क्या कर लिया जाएगा, इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ये इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये एसी डीसी दोनों पे काम कर सकता है, और ये जो है ना, ये ट्रू आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। इसमें किसी तरह का कोई मैग्नेटिक मटेरियल, कोई डिस्क वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोई हिस्टेरिसिस एरर नहीं होता है। पावर कंजम्पशन इसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पूरी तरह से आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले पे ही काम कर रहा है, पावर के फॉर्मूले पे ही काम कर रहा है। ठीक है, स्लो एंड स्लगिश होगा क्योंकि गर्म होने में तार को क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि बस लगा दिए, करंट प्रोवाइड हुआ और तार गर्म होकर स्लगिश फॉर्म में आ गया। इसको टेम्परेचर बढ़ने में, इसका लेंथ इंक्रीज होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इसलिए इसका डिसएडवांटेज है। यहीं से जो कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट आता है सीबेक इफेक्ट का। ठीक है, सीबेक इफेक्ट में क्या कहता है कि जब कोई दो डिसिमिलर मटेरियल होता है, जो अलग अलग टाइप का दो मटेरियल होगा, ठीक है, जिसका कि डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, और जब दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, एक थर्मल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बीच में। ठीक है, अगर कोई मेटल है, ठीक है, अगर कोई दो मेटल है, इन दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से गर्म होता है। ठीक है, और जब दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके अगर टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, थर्मल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसी थर्मल इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। और यही से हम लोग कल जो पढ़ रहे थे, एक पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट में क्या होता था कि वहां पे अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा था। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते थे, तो ये क्या होने लगता था, वो उसका रिवर्स हो जाता था। वो वैल्यू को इधर से क्या करता था, ये जो गर्म हुआ था, ये इधर से वापस से क्या करने लगता था, दूसरा दूसरा जो मेटल था वो ठंडा करने लगता था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि रिवर्स ऑफ सीबेक सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट का रिवर्स जो है, वो किस थ्योरी से या किस लॉ से या किस इफेक्ट से दिया जाता है, तो पेल्टियर इफेक्ट से दिया जाता है। ठीक है, ये इसका रिवर्स होता है। ठीक है, थर्मोकपल क्या है, थर्मोकपल भी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। थर्मोकपल का वही काम ही है। थर्मोकपल का मतलब थर्मली कपल इंस्ट्रूमेंट या थर्मली कपल वायर। दो वायर को क्या कर रहे हैं, थर्मली कपल कर रहे हैं। टेम्परेचर की वजह से चेंज इन रेजिस्टेंस होता है। इसका एग्जांपल है आरटीडी या थर्मिस्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, यही इसी चीज को हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए थे उसमें। इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप जो था ना, वो अलग चीज था। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका कि शायद आगे बात किया हुआ है। अरे ना भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट वर्क्स ऑन द चेंज इन कैपेसिटर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल पूछेगा, तो एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ठीक है, कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक जो होता है, अगर इसका रेजिस्टेंस की बात करें, तो कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसके वजह से यही रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, इस कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक सिंपल सा चीज समझिए कि अगर यहाँ से करंट पास हो रहा है, तो वो करंट पास होने नहीं देगा। डाइलेक्ट्रिक नहीं, डाइलेक्ट्रिक का मतलब हुआ, यहाँ पे अगर आप कोई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वोल्टेज को क्या है, यहाँ पे कुछ स्टोर करके रखने का काम करेगा। ठीक है, ये चीज, तो ये क्या करता है, वर्क्स ऑन द चेंज इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के चेंज के, इसका वैल्यू अगर हम देखें, तो डिफ्लेक्शन जो होता है इसका आई स्क्वायर के बराबर होता है, यानी स्क्वायर स्केल को फॉलो करता है। इसका फायदा यही है, इसका फायदा यही है कि हाई वोल्टेज को ये मेजर कर सकता है। ये एसी डीसी दोनों पे वर्क कर सकता है। किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इसमें नहीं है, तो हिस्टेरिसिस नहीं होगा, एडी करंट लॉस नहीं होगा। लो पावर कंजम्पशन होता है,
क्योंकि ये ऑलरेडी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जो यहाँ पे वैल्यू जाएगा, कैपेसिटर कुछ खुद से स्टोर करने का भी काम करेगा, इसलिए यहाँ पे लो पावर कंजम्पशन होता है, बेस्ट सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज देखिए, तो डिसएडवांटेज में नॉन यूनिफॉर्म इसका स्केल हो जाएगा। नो इलेक्ट्रोस्टैटिक एमीटर, देखिए इसको लिख भी दिया है यहाँ पे, एमीटर की तरह हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, साइज में ये बहुत बड़ा होता है, और ये लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका। यहाँ तक जो हम लोग पढ़े, ये हम लोग एक्चुअल में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को ये खत्म करता है। और अगर हम लोग सिलेबस को देखें, तो लगभग हम लोग जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसका 50% हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि 50% इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी जो 30 से 40% है, 50 नहीं 40 कह लीजिए, ये दो टॉपिक जो है ना, ये आपका 40% ऑफ सिलेबस को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, आपका सीआरओ हो गया और ट्रांसड्यूसर हो गया, ये दोनों 40% ऑफ सिलेबस को कवर कर लेता है। बाकी जितना जो आपका टॉपिक बच गया, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इससे मात्र 20% सिलेबस होता है। मतलब आप एग्जाम की अगर बात करें, तो ये 20% में भी बहुत कम। मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन अगर पूछा है, तो इसमें से एक आधो क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत है। इसमें से 4 क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन, या इसमें से 5 क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि इन्हीं 4 टॉपिक से आना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, और क्वेश्चन बना करके इसको ये कीजिए वाइंड अप। सीआरओ, हाँ सीआरओ पढ़ेंगे, सीआरओ कल देख लेंगे। कल मेजरमेंट को मतलब लगभग सम अप कर लेंगे, लगभग क्या सम अप कर ही लेंगे। क्वेश्चन अगर बचेगा तो बचेगा, पर सिलेबस सम अप कर लेंगे। तो क्या किया जाए अभी, एसीडीसी सर्किट का क्वेश्चन लगा लिया जाए जो कल बच गया था। अभी तो नहीं है, लीजिए ना, कर दे रहे हैं। देखिए अभी संजय जी का नेट